अच्छा, आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर हमने लिवर सेल क्यों ली? एनिमल की हम कोई और सेल ले लेते, स्किन की सेल ले लेते, आज आसानी से मिल जाती। आपने किसी एक इंसान का लिवर निकाल लिया इसके लिए। आपने एक ग्रीन प्लांट लिया, ठीक है, उसको आपको जो भी उसका वेट निकालोगे वो क्या होगा बेटा? उसका फ्रेश वेट होगा। क्या होगा? वो उसका फ्रेश वेट होगा। अब उस फ्रेश वेट में से अगर आप पूरा पानी हटा दो, वाटर रिमूव कर दो, बचा हुआ जितना भी वेट है वो क्या कहलाएगा बेटा? ड्राई वेट कहलाएगा। अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मैं इसको अमीनो एसिड बोल दूं? हाँ, बोल सकते हो। कोई भी हमारी धरती पे ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक अमीनो ग्रुप हो, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और वो कार्बन से जुड़े हुए हो। हेलो प्यारे बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर की। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को एनालाइज करें तो आप देखेंगे हर साल करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यस, 2020 में अगर आप देखेंगे इसी चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और आज के इस पॉडकास्ट को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल, इस वर्ड को ही समझ लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल का मीनिंग क्या है। ओके, यहां पे समझिए, बायो का मीन्स होता है लाइफ और मॉलिक्यूल को आप मेंशन कर सकते हैं केमिकल। तो वो केमिकल जो लाइफ को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर बायोमोलिक्यूल। और बेहतर तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि वो सारे कार्बन कंपाउंड जो एक लिविंग टिश्यू में बन रहा है। आपको एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन मिल जाएगी, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट आर फॉर्म इनसाइड लिविंग टिश्यू आर बायोमोलिक्यूल। इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, वो सारे के सारे कार्बन कंपाउंड जो बायोलॉजिकल ओरिजिन के हैं, दे आर बायोमोलिक्यूल्स, दे आर लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो हमको यह तो समझ में आ गया कि बायोमोलिक्यूल बोले तो लाइफ को बनाने वाले मॉलिक्यूल, बहुत ही आसान शब्दों में। एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के पैराग्राफ की जब आप बात करते हो तो वहां पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि इन्हीं बायोमोलिक्यूल को, जो लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल है, इन्हीं बायोमोलिक्यूल को उन्होंने अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले एलिमेंट से रिलेट किया है। अक्सर हम ये बात कहते भी हैं कि मिट्टी से बने हुए हैं, फिर मिट्टी में मिल जाना है, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, फिर मिट्टी में मिल जाएगा, है ना? अक्सर ये बात बोलते हैं। तो यहां पे आपको ये चीज रिलेट भी करनी है, क्या जो अर्थ क्रस्ट में, क्या जो मिट्टी में एलिमेंट मिलते हैं, क्या वो सारे के सारे ह्यूमन बॉडी में भी मिलते हैं? यस, इसका आंसर एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में ही दिया हुआ है कि यस, ऑल द एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट ऑल्सो फाउंड इन द लिविंग बॉडी। वो आपको लिविंग बॉडी में भी मिलेंगे, मगर उसने एक बात और बोली है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इज हायर इन लिविंग सेल, या लिविंग बॉडीज में या ऑर्गेनिज्म में कुछ जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उनका अमाउंट सबसे ज्यादा मिलेगा। उसमें आप मेंशन करोगे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, राइट? इनका जो अबंडेंस है वो बायोलॉजिकल ओरिजिन के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें ज्यादा मिलेगा। अर्थ में इनका कंपैरेटिवली जो परसेंटेज वेट की जब बात करोगे, जब आप परसेंटेज वेट अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज वेट इन ह्यूमन बॉडी आप रिलेट करोगे, देन यू विल फाइंड कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका जो अबंडेंस है वो ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? ये बात हमको समझ में आ गई। और ये बात हम जब एनालाइज करेंगे तो आप क्या करोगे? एलिमेंटल एनालिसिस करोगे। एक आप अर्थ क्रस्ट का सैंपल लोगे, एक आप ह्यूमन बॉडी या फिर कोई एनिमल सेल या प्लांट सेल या फिर किसी बैक्टीरिया का कल्चर ले सकते हो। उसमें से जब आप एलिमेंट को निकालोगे, राइट, उसमें जब बाय डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक जब उनके मॉलिक्यूल्स को निकालोगे, एलिमेंट को निकालोगे, तो उनमें यही देखने को मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनका अमाउंट आपको कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा अर्थ के परसेंटेज वेट के मुकाबले। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेल का कंपोजिशन क्या होगा। राइट, हमारी जो उत्सुकता है वो किस चीज में है कि भाई सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल मिल रहे हैं जरा उनके बारे में भी बताइए, उनके बारे में भी समझाइए कि कौन कौन से केमिकल वहां पे मिलते हैं या कौन कौन से बायोमोलिक्यूल वहां पे मिलते हैं। तो इसके लिए केमिकल एनालिसिस करनी होगी हमको। और केमिकल एनालिसिस जैसा कि आप एनसीईआरटी बेस्ड अगर चाहें तो आप देखेंगे वहां पे आपको एक लिवर सेल ली गई है और वहां पे एक प्लांट सेल लिया हुआ है या प्लांट की लीफ ली हुई है। आप उसको क्या करेंगे बेटा? मोटार में डाल के पिस्टन के साथ, पिस्टन मोटार में जाके रगड़ देंगे। राइट, आपने लिवर सेल ली, आपने प्लांट सेल ली, उसको मोटार और पिस्टल से पिसल दिया, मसल दिया, राइट, और उससे बने हुए कंपोनेंट को बोलते हैं होमोजिनेट। अब उस होमोजिनेट को आप कॉटन क्लॉथ से या चीज क्लॉथ से, राइट, आप क्या करोगे? उसको छान लोगे। जब आप छानोगे तो आप क्या देखेंगे? नीचे की तरफ जो आया वो क्या बचा? फिल्ट्रेट आ गया। ऊपर की तरफ जो छल्ली में बच गया, जो चीज क्लॉथ में बच गया, वो क्या है? रिटेंटेट है।
अभी यहां पे और डिटेल में लेके चलता हूं मैं कि जो नीचे फिल्टर होके आया है, ये जो फिल्ट्रेट है, ये क्या है, ऐसे इसको आप सॉल्युबल भी बोल सकते हैं, राइट। और जब आपने इसको मोर्टार में डाल के आपने जब वो किया था ना, रगड़ा था, राइट, तो इसमें आपने एक पर्टिकुलर केमिकल भी डाला था, राइट। क्या था? CCl3COOH, राइट। इसको आपने क्या बोला था? CCl3COOH, राइट। इस पर्टिकुलर केमिकल में जब आपने पीसा था इसको, तो ये एक्चुअली एक काइंड का एसिड था। तो आपको जो फिल्ट्रेट में आया, उसमें जो छनके जो नीचे चीजें आई हैं फिल्ट्रेट में, तो वो एक एसिड में घुली हुई हैं, इसीलिए उसको बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल। और जो ऊपर रह गया है वो एसिड इनसॉल्युबल है, एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो जो फिल्टर होके नीचे आ गया उसको आपने क्या बोला? एसिड सॉल्युबल पूल। ऊपर जो रह गया उस छलनी में रह गया, जो चीज क्लॉथ में रह गया, उसको आपने क्या बोला? एसिड इनसॉल्युबल पूल या रिटेंटेट और फिल्ट्रेट। अब थोड़ा इन रिटेंटेट और फिल्ट्रेट पे हम थोड़ा सा गौर करते हैं। जो नीचे फिल्टर होके आई चीजें, जो आप फिल्ट्रेट जिसको बोल रहे हो, जिसको आप एसिड सॉल्युबल पूल बोल रहे हो बेटा, इसमें कौन कौन से कंपाउंड होंगे? इसमें जो आपको कंपोनेंट मिलेंगे उनका साइज करीब करीब 18 डाल्टन से लेके 800 डाल्टन तक का होगा। और इसमें आपको माइक्रो मॉलिक्यूल मिलेंगे। और ऊपर जो रिटेंटेट में बच गया है, ऊपर जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है, उसमें आपको मैक्रो मॉलिक्यूल मिलेंगे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट आप देखोगे मोर देन 800 किलो डाल्टन मिलेगा, राइट। आप उनको क्या बोलोगे? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोलोगे, जिसमें आपके कौन आएंगे? प्रोटीन आएंगे, पॉलीसेक्राइड आएंगे, लिपिड भी आएगा। हाँ, लिपिड एक एक्सेप्शन है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन है, मगर ये आता कहां पे? मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। रीजन बिहाइंड ऐसा है, इसका ये है कि उनका जो लिपिड के स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें हाइड्रोफोबिक टेल होती है, और जब भी एक लिपिड मिलेगा वो अकेला बहुत कम मिलेगा, वो एग्रीगेट हो जाते हैं। कई उनकी हाइड्रोफोबिक टेल के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो कई सारी हाइड्रोफोबिक टेल एक साथ मिलके वो एक बड़े से मॉलिक्यूल में या एग्रीगेटेड फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको उसका सिंगल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो है तो लेस देन 800 डाल्टन, मगर वो मिलते एग्रीगेट फॉर्म में, इसीलिए वो ऊपर एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिल रहे हैं, रिटेंटेट में मिल रहे हैं। इतना समझ में आया? केमिकल एनालिसिस जब आपने लिवर सेल और प्लांट सेल की तो आपको क्या मिला कि कुछ फिल्टर होकर आए, एसिड सॉल्युबल पूल में आए, और कुछ एसिड इनसॉल्युबल पूल में आए। अच्छा, आपका सवाल यह भी हो सकता है कि सर हमने लिवर सेल क्यों ली? एनिमल की हम कोई और सेल ले लेते, स्किन की सेल ले लेते, आसानी से मिल जाती। आपने किसी एक इंसान का लिवर निकाल लिया इसके लिए। ओके, तो इसका रीजन समझो कि जो लिवर की सेल होती है बेटा, वो केमिकली काफी डाइवर्स होती है, राइट। आप यहां पे देखेंगे जो केमिकल्स मिलेंगे अदर बॉडी के रेस्पेक्ट में, यहां पे ज्यादा मिलेंगे। यहां पे आपको केमिकल डाइवर्सिटी मिलेगी लिवर के केस में। क्लियर है? इसलिए आपने लिवर सेल को, और लिवर सेल के पास रीजनरेटिव पावर होती है, जिसको हम कंपनसेटरी रीजनरेशन बोलते हैं। और क्योंकि वो रीजनरेट कर पा रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास कुछ केमिकल्स एक्स्ट्रा होंगे भी, राइट। तो इस वजह से आपने लिवर सेल को लिया। और प्लांट सेल को लेने का या फिर पत्ती को लेने का तो कोई खास कारण है नहीं, क्योंकि प्लांट की तो हर सेल में टोटिपोटेंसी होती है। प्लांट की तो कोई भी सेल ले लो, सब बराबर है, उसके किसी भी पार्ट से आपने पौधा उगा सकते हो, राइट। तो प्लांट सेल में उतना वेरिएशन नहीं है, जबकि एनिमल सेल में वेरिएशन है, इसलिए हमने यहां पे लिवर सेल को उठाया हुआ है। ओके, तो इन द एंड हमको इतना समझ में आ गया कि एक एसिड सॉल्युबल पूल था और एक एसिड इनसॉल्युबल पूल है। एसिड सॉल्युबल पूल में हमको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल मिले हैं, यहां पे हमको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल मिले हैं। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ओके। अच्छा, एक एनसीईआरटी में आगे बढ़ती हुई लाइनों में आपको एक चीज मिलेगी देखने को कि फ्रेश वेट, ड्राई वेट और ऐश। ओके, ये क्या होते हैं? देखो, अगर आपने कोई पत्ती ली, राइट, आपने एक ग्रीन प्लांट लिया, ठीक है, उसको आपको जो भी उसका वेट निकालोगे वो क्या होगा बेटा? उसका फ्रेश वेट होगा। क्या होगा? वो उसका फ्रेश वेट होगा। अब उस फ्रेश वेट में से अगर आप पूरा पानी हटा दो, वाटर रिमूव कर दो, बचा हुआ जितना भी वेट है वो क्या कहलाएगा बेटा? ड्राई वेट कहलाएगा। अब अगर इस ड्राई वेट को आप बर्न कर दो, जब बर्न करोगे तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो जितना भी उसमें कार्बन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। और अब उसमें से आप क्या देखोगे? सारा का सारा कार्बन हट गया। तो अब जो बचा वो क्या बचा? उसमें कुछ सॉल्ट बचेंगे। उसमें क्या बचेंगे? बस कुछ सॉल्ट बचेंगे, क्योंकि सारा का सारा कार्बन तो हट गया। अब वो ऐश बची, उसमें आपको कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट देखने को मिल जाएंगे, फॉस्फोरस काइंड ऑफ, राइट। तो इसको अपन ऐश मेंशन कर रहे हैं। और ऐश की जब एनालिसिस देखोगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही आपको यहां पे देखने को मिल रहे होंगे। क्लियर है? इतना समझ में आया? क्योंकि सारे कार्बन बेस्ड कंपोनेंट तो रिमूव हो ही चुके हैं।
इतना समझ में आया। बढ़ते हैं आगे की ओर और आप आगे देखेंगे कि जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो हमको कंपोनेंट मिले थे वो क्या थे बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल थे। और जो एसिड एसिड सॉल्युबल में माइक्रोमोलिक्यूल मिले थे और एसिड इनसॉल्युबल में हमको मैक्रोमोलिक्यूल मिले थे। इनके एग्जांपल की अब बात करते हैं। देखो माइक्रोमोलिक्यूल में आप क्या देखोगे कि जो बेसिक यूनिट होती है ना वो मिल रही होंगी। जैसे मैक्रोमोलिक्यूल में प्रोटीन है, प्रोटीन की बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड होती है, तो माइक्रोमोलिक्यूल में आपको अमाइनो एसिड मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट सैकराइड मिलेंगे यहां पे, राइट। यहां पे न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, राइट। आ रहा है समझ में। यहां पे सिंगल लिपिड भी रख सकते हो, एक बार को सिंगल लिपिड रख सकते हो, यहां पे एग्रीगेटेड लिपिड रखोगे, क्योंकि लिपिड एक बार को देखा जाए मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग तो माइक्रोमोलिक्यूल में ही आना चाहिए, बट वो एग्रीगेशन बनाते हैं इसीलिए वो ऊपर रुक जाते हैं रिटेंटेट में। लिपिड के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। अब मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो मैक्रोमोलिक्यूल में आप प्रोटीन देखोगे। क्यों प्रोटीन देख रहे हो? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800 डाल्टन है, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ रहा है, उसका साइज काफी बड़ा है, इसलिए वो किस में आ रहा है भाई, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में आ रहा है। इतना समझ में आया। और ये बनते कैसे बेटा, ये जो अमीनो एसिड थे ना, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड अराउंड प्रोटीन में करीब करीब 20 डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं, जो मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, मिलके आपका यही अमीनो एसिड मिलके क्या बना रहे हैं, यही प्रोटीन बना रही है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आपने देखा सैकराइड। सैकराइड बोले तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आप क्या देखोगे, बेसिक यूनिट सैकराइड है, कई सारे सैकराइड मिलके पॉलीसैकराइड बनाएंगे, तो पॉलीसैकराइड क्या हो जाएगा, मोर देन 800 किलो डाल्टन, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएगा और ये हो जाएगा बायो मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर है। इसी तरीके से आगे आप न्यूक्लियोटाइड की बात करो तो न्यूक्लियोटाइड बेसिक यूनिट है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जब चेन बनेगी, डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा, वो किसमें आ जाएगा हमारा, एसिड इनसॉल्युबल पूल मोर देन 800 किलो डाल्टन, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब हम ऐसा करते हैं, शुरुआत कर देते हैं अमाइनो एसिड से। हम पहले बायो माइक्रोमोलिक्यूल में थोड़ा सा देख लेते हैं। एनसीईआरटी का एज इट इज ऑर्डर में फॉलो कर रहा हूं, आप एक एक लाइन एनसीईआरटी की देख सकते हैं यहां पे, उसी ऑर्डर में मैं समझाते जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं अमाइनो एसिड से। तो बात यहां पे निकल के आती है कि भाई अमाइनो एसिड होते क्या हैं, व्हाट आर अमाइनो एसिड। ओके, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में मेंशन किया कि जो वर्ड होते हैं वही काफी हद तक अपने आप को एक्सप्लेन कर देते हैं। अमाइनो एसिड को अगर आप नोटिस करें तो अमाइनो मींस अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप NH2 अमीनो ग्रुप, और एसिड मींस एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कोई भी नेचर में पूरी धरती पे, अभी मैं आपसे एक सवाल भी करूंगा जिसको देख के आप सरप्राइज भी होंगे, हो सकता है वो, हो सकता है क्या है जो कि बात आपको एनसीईआरटी में नहीं दी, मगर मैं जब आपको डाटा दूंगा तो आप जरूर अमेज होंगे, सरप्राइज होंगे। आप इस बात को समझ के देखिए कि आपकी इस प्लेनेट अर्थ पे, इस धरती पे, मदर अर्थ पे आप जितने भी मॉलिक्यूल ढूंढे, आप कोई मॉलिक्यूल ढूंढने गए और आप मेरे पास लेके आए, सर देखो इसमें एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मैं इसको अमीनो एसिड बोल दूं? हां बोल सकते हो। कोई भी हमारी धरती पे ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक अमीनो ग्रुप हो, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और वो कार्बन से जुड़े हुए हो, वो मॉलिक्यूल बेटा अमीनो एसिड ही कहलाएगा। यस दिस इज ट्रू। आप कहीं जंगल में गए, आपको एक मॉलिक्यूल मिला जिसमें अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों है, आप लेके आ जाओ लैब में और देख लो हाँ है, बोल दो आप उसको अमीनो एसिड। यस, नेचर में करीब करीब 800 से 900 अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं। आपको याद क्या कराया जाता है कि सिर्फ 20 अमीनो एसिड होते हैं, बेटा 20 अमीनो एसिड होते हैं, दिस इज ट्रू, बट दिस इज इनकम्प्लीट। मैं आपको कंप्लीट करता हूं। अगर आप नेचर में देखें तो करीब करीब 800 से 900 अमीनो एसिड मिलेंगे। आप खुद की बॉडी में अगर एनालाइज करोगे ना बेटा, तो आपको आपकी बॉडी में ही 300 अमीनो एसिड मिल जाएंगे। कितने? 300 अमीनो एसिड। आपने सिट्रुलिन का नाम सुना होगा, ऑर्निथीन का नाम सुना होगा यूरिया साइकिल में। यस, सिट्रुलिन ऑर्निथीन आर अमीनो एसिड, बट द पॉइंट इज आपको जो 20 याद कराए जाते हैं वो अमीनो एसिड है जो प्रोटीन में होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं सिट्रुलिन ऑर्निथीन अमीनो एसिड हैं, मगर वो प्रोटीन में नहीं मिलते। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ ऐसे अमीनो एसिड भी होते हैं जो प्रोटीन में नहीं होते मगर हमारी बॉडी में जरूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक न्यूरोट्रांसमीटर गाबा का नाम सुना होगा, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। ये एक अमीनो एसिड ही है, वो अलग बात है कि प्रोटीन में नहीं होता, राइट। तो अब लास्टली बात निकल के आती है कि वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन में होते हैं, दे आर राइबोसोमिकली अमीनो एसिड, राइबोसोमिकली एक्टिव अमीनो एसिड, एंड उनका नंबर होता है बेटा 20। यहां पे भी दो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड और होते हैं जो मिल भी सकते हैं, जो कि कोड होते हैं स्टॉप कोडॉन से, दे आर पायरोलाइसिन सेलेनोसिस्टीन। 20 अमीनो एसिड हमारे कौन से अमीनो एसिड है जो प्रोटीन में होते हैं, नाम सुनना चाहोगे? वो अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन,
एस्प्राजिन, ग्लूटामिन, सेरिन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन। ये 20 के 20 अमाइनो एसिड है जो मैंने अभी बोल के बताए। ये सारे के सारे होते हैं हमारे प्रोटीन के अंदर। 2 अमीनो एसिड ऐसे भी हैं जो प्रोटीन में मिल भी सकते हैं, बट उनका रेयर कंडीशन होती है, वो है पायरोलाइसिन, सेलेनोसिस्टीन। और ये वो अमीनो एसिड हैं जो कि कोड किए जाते हैं स्टॉप कोडॉन से। क्लियर है? तो आपने यहां पे ये बात जानी कि अमीनो एसिड जो प्रोटीन में होते हैं वो कितने हैं? 20। और कोई भी अमीनो एसिड, आप किसी भी मॉलिक्यूल को अमीनो एसिड बोल सकते हो, यस बोल सकते हो, बस ये देख लो कि उसमें एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है कि नहीं है। राइट? आगे एक बात और समझो कि इस अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपको 4 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे जो इस कार्बन से, कायरल कार्बन से जुड़े हुए हैं। राइट? जो एक सेंटर कार्बन से जुड़े हुए हैं, जिसको हम अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। देखो, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़े हुए होंगे उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। राइट? और इस अल्फा कार्बन की 4 बॉन्ड होंगी। एक तरफ तो कार्बोक्सिल ग्रुप से जोड़ दिया, एक तरफ अमीनो ग्रुप से जोड़ दिया, एक तरफ हाइड्रोजन से जोड़ोगे और एक साइड में साइड चेन से जोड़ोगे। सही है? राइट? अब यहां पे एक चीज समझो कि मैं अल्फा कार्बन क्यों बोल रहा हूं एंड व्हाट इज अल्फा कार्बन। वो कार्बन जो हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है वो अल्फा कार्बन होता है। और हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। मतलब वो कार्बन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो क्या है बेटा? अल्फा कार्बन है। वो क्या है? अल्फा कार्बन है। और वो अमीनो एसिड जिनमें अल्फा कार्बन होगा वो अल्फा अमीनो एसिड होंगे। बेटा क्या बीटा अमीनो एसिड भी हो सकते हैं? गामा अमीनो एसिड भी हो सकते हैं? यस हो सकते हैं, मगर आपकी एनसीईआरटी में नहीं है तो कृपया उसको छेड़खानी न करें। मैं समझाने के लिहाज से बस हिंट दे देता हूं, आप अगर समझ सकते हैं, इतने बुद्धिमान है तो समझ लीजिए कि जो कार्बन जिससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है ये अल्फा कार्बन है। अगर इससे अमीनो ग्रुप न जुड़े, अगर इसी से अमीनो ग्रुप न जुड़े, इसके बाद एक और कार्बन आ जाए और उस कार्बन से अमीनो ग्रुप जुड़े, तो आप क्या बोलोगे? इसको अल्फा कार्बन, एक और कार्बन है वो बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से अमीनो ग्रुप जुड़ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर पूरा क्या कहलाएगा? बीटा अमीनो एसिड। मजेदार बात यह है, रिलैक्सिंग बात यह है कि जितने भी अमीनो एसिड जो प्रोटीन में मिलते हैं उन सब में अल्फा कार्बन ही होता है, उनमें बीटा कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता। क्या हमारी बॉडी में बीटा कार्बन वाले अमीनो एसिड होते हैं? होते हैं। एग्जांपल बीटा एलानिन। बट हमको उसके बारे में नहीं जानना, वो अवैध चीज है एक तरीके से, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई। मगर एक बात और याद रखना अपनी लाइफ की लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई चीज मान लो एनसीईआरटी में नहीं है और उसकी जरूरत है समझने में, तो समझ लेना, है ना? थोड़ा सा उपकार कर देना बायोलॉजी के ऊपर, है ना, कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लेना। क्योंकि जब हमको पता होता है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता होता है, हमको एरिया पता होता है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होती है। जब आप किसी से बात करोगे, वो थोड़ा सा एनसीईआरटी हट के बात कर रहा होगा, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं तो आपको वो जरूर समझ में आएगा, और लाइफ में कभी भी इससे आपको परेशानी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कभी दर्द होने लग जाए पेट में एक्स्ट्रा जान लिया इस बात से, नहीं। नॉलेज गिव यू कंफर्ट, नॉलेज गिव यू रिलैक्स, नॉलेज मेक यू बेटर पर्सन। ठीक है? तो थोड़ा सा ज्यादा सीखने से कभी कतराना नहीं। ये मत करना आज मैंने ज्यादा पढ़ लिया, एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ लिया, जुल्म हो गया, नहीं। अगर पढ़ रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा भी पढ़ ले रहे हो, चीजें और बेटर वे में जान ले रहे हो, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो रही है। यू आर मोर फर्दर, यू आर मोर एडवांस देन योर क्लासमेट्स। आप थोड़े से और आगे हो अपने साथ के बच्चों से, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, ज्यादा हो गया इस पे, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कि अमाइनो एसिड हमने समझे कि अमाइनो एसिड में अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, हाइड्रोजन होगा। ये जो चौथा साइड चेन है इसको हम बोलते हैं आर ग्रुप और साइड चेन। ठीक है? साइड चेन, ये साइड चेन होती है वेरिएबल। साइड चेन कैसी होती है बेटा? वेरिएबल। क्या हर अमीनो एसिड में सर वेरिएबल होती है? यस बेटा, हर में होती है, तभी तो वो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड को क्लासिफाई ही किया जाता है उसकी साइड चेन के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि अमीनो ग्रुप नहीं बदल सकते, कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं बदल सकते, हाइड्रोजन नहीं बदल सकते, बदल ही आप इस साइड चेन को सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड। जो प्रोटीन में अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो कौन से अमीनो एसिड है? वो 20 अमीनो एसिड है, राइट? और उनको राइबोसोमिकली एक्टिव अमीनो एसिड बोलते हैं, और उन सभी में साइड चेन में ही अंतर मिलेगा, राइट? मैं कुछ के स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में दिए हूं उनके बारे में बात करूं। साइड चेन में हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, मॉलिक्यूलर वेट 75 किलो डाल्टन, सबसे छोटा अमीनो एसिड,
राइट। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड ए कायरल कार्बन, इसके पास, हाँ, ग्लाइसिन ऐसा अमीनो एसिड है जिसके साइड चेन चारों साइड चेन अलग अलग मॉलिक्यूल से नहीं जुड़ी हुई, क्योंकि साइड चेन में भी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पहले से ही है। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों साइड चेन अलग अलग से जुड़ी हुई है तो वो कायरल, और जिसकी अलग अलग से नहीं जुड़ी हुई वो ए कायरल। ग्लाइसिन इज ओनली ए कायरल, क्यों? क्योंकि इसकी साइड चेन में हाइड्रोजन आ जाता है। बाकी सबकी चेन में, साइड चेन में आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन तो नहीं होगा, उसके अलावा कोई और मॉलिक्यूल होंगे, राइट। तो और कोई होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। वो अमीनो एसिड जो कायरल कार्बन होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में एल फॉर्म हो सकता है या डी फॉर्म हो सकता है। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड आर एल अमीनो एसिड, एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। इसमें अमीनो ग्रुप जब आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में दिखेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन हम वेरी करते हैं फिस्चर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। बस इतना याद रखो, अमीनो ग्रुप की पोजीशन जो है लेफ्ट साइड में होती है मोस्टली, राइट। क्या हमको डी अमीनो एसिड हम लैंप पे बना सकते हैं? बना सकते हैं। मोस्टली एल अमीनो एसिड होते हैं। क्लियर है? तो यहां पे हमने अमीनो एसिड के बारे में काफी हद तक चीजें डिस्कस की, राइट। एलेनिन में साइड चेन में CH3 आ जाएगी, ठीक है। सेरिन में आप CH2 फिर OH लगा दोगे। तो इस तरीके से कुछ आपके स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, आप उन पे भी थोड़ा सा गौर करिएगा। तो ये आपने अमीनो एसिड के बारे में बेसिक सी चीजें समझी। अब हम आगे समझते हैं, एक कंसेप्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में ज्यूटराइन का, कि व्हाट इज ज्यूटराइन। ओके, एक बात समझिए कि जो अमीनो एसिड होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। आप कह सकते हैं एक बार को कि उनपे क्या कंडीशन होती है, आयनाइजेबल कंडीशन होती है। इस तरीके से समझिए, जो अमीनो ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये दोनों आयनाइजेबल ग्रुप हैं। सर आयनाइजेबल ग्रुप का मतलब क्या हुआ? आयनाइजेबल ग्रुप का मतलब ये चार्ज प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में हो सकते हैं। ये हाइड्रोजन को रिसीव कर सकते हैं या फिर उसको रिलीज कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी रख सकता है या हटा सकता है। जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे समझो, या तो वो COO माइनस फॉर्म में होगा जब उसने हाइड्रोजन हटा दिया है, या वो COOH फॉर्म में होगा जब उसने हाइड्रोजन ले लिया है। सिमिलर मैनर में या तो फिर ये अमीनो ग्रुप NH2 फॉर्म में होगा जब इसके पास H नहीं है, या NH3 प्लस फॉर्म में होगा जब इसके पास H है। तो देखो ये दो फॉर्म में मिल सकते हैं, ये इनकी आयनाइजेबल फॉर्म कहलाती हैं, राइट। तो सर किस फॉर्म में ये NH2 प्लस में रहेगा, NH3 प्लस में रहेगा, या COH फॉर्म में रहेगा, या CO माइनस फॉर्म में रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है? हमेशा याद रखना मेरी बात, ये डिसाइड करता है मीडियम का जो pH है वो। अगर ऐसे सोच के देखो, मीडियम में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब जब pH 1 के करीब है तो उस समय मीडियम में खूब सारे H प्लस आयन है, तो क्या होगा, अमीनो ग्रुप पे भी H प्लस आयन होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे भी बेटा H प्लस आयन होगा। दोनों के दोनों प्रोटोनेटेड होंगे, प्रोटोनेटेड मतलब H प्लस आयन जुड़ा हुआ होगा, तो NH3 प्लस फॉर्म में होगा, COOH फॉर्म में होगा जब मीडियम में खूब सारे H प्लस आयन है। जब मीडियम में बिल्कुल कम H प्लस आयन है, फॉर एग्जांपल pH 13 के करीब ले गए, तो अमीनो ग्रुप भी जो NH3 है वो NH3 से NH2 फॉर्म में आ जाएगा, उसने भी H हटा दिया, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH है वो भी हटा देगा, राइट। तो pH 13 पे ही होगा। pH 7 के अराउंड आप क्या देखोगे कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो तो अपने H प्लस आयन को हटा देगा क्योंकि थोड़ा सा pH ज्यादा है, मगर अमीनो ग्रुप नहीं हटाएगा। एसिड एक्चुअली जल्दी H प्लस आयन लूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप है तो उसने अपना H प्लस आयन हटा दिया। अमीनो ग्रुप अपना जल्दी नहीं हटाता, वो जब बहुत ज्यादा pH होगा तब हटाएगा। तो इस फॉर्म में आप याद रखो कि NH3 प्लस फॉर्म है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COO माइनस फॉर्म है, नेट चार्ज कितना होगा, 0। एक प्लस चार्ज है NH3 प्लस, एक माइनस चार्ज है COO माइनस, नेट चार्ज कितना हो गया, 0। वो आयनिक फॉर्म जिसमें नेट चार्ज 0 होता है दैट इज कॉल्ड ज्यूटराइन। ज्यूटर वर्ड एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है 2, मतलब दो आयनिक स्ट्रक्चर होंगे, NH3 प्लस वाली कंडीशन, COO माइनस वाली कंडीशन। इतना समझ में आ गया, राइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप ज्यूटराइन बोलोगे, और एम्फोटेरिक भी बोल सकते हो। एम्फोटेरिक मतलब दोनों चार्ज हैं, बोथ कंडीशन है। और ये आपको कंडीशन आपको कब मिलेगी, जब मीडियम का pH उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट Pi के बराबर होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझनी होंगी विद रेस्पेक्ट टू इट्स आयनिक स्टेट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अब समझते हैं हम प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने अमीनो एसिड बताया ही है, अमाइनो एसिड मिल के n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड मिल के एक पॉलीपेप्टाइड क्रिएट करते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन। सो बेसिक यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मिल के क्या बना रहे हैं भाई,
प्रोटीन बना रहे हैं, और प्रोटीन बोलो या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बोलो, राइट। प्रोटीन क्या है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। जब आप इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक तरफ एन टर्मिनल होगा, एक तरफ सी टर्मिनल होगा, और ये एन टर्मिनल सी टर्मिनल और कोई नहीं, अमीनो ग्रुप है एक साइड में एन टर्मिनल, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है सी टर्मिनल। अब एक चीज और समझिए, जब एक अमीनो टर्मिनल और एक कार्बोक्सी टर्मिनल एंड पे है तो यहां पे बीच बीच में लिंक करते हुए बॉन्ड भी होंगे जिनको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। बेटा समझो पेप्टाइड बॉन्ड बनती कैसे है, हमेशा याद रखना एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ सिंथेसिस स्टार्ट होती है। मान लो ये पहला अमीनो एसिड है, उधर साइड में इसका एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, सी टर्मिनल पे COOH ग्रुप है, और ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये इसका एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। अगर आपसे पूछा जाए पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में बनती है, तो पहले अमीनो एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप मिलके जो बॉन्ड बनाएगा वो क्या है बेटा? वो पेप्टाइड बॉन्ड है। इसमें होता क्या है? COOH का OH ग्रुप हट जाएगा, NH2 का एक H हट जाएगा, तो CONH, ये जो एक बॉन्ड बनेगी बेटा CONH, ये जो बॉन्ड बन रही है ये क्या है? ये पेप्टाइड बॉन्ड है। CONH ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, एकदम प्लेन में रहता है, ये पार्शियली डबल बॉन्ड है। यहां पे C डबल बॉन्ड O के बीच में, C डबल बॉन्ड O के बीच में जो बॉन्ड होती है ना, जो एक बॉन्ड होती है वो पार्शियली रोटेट होती रहती है। क्लियर है? ये एक पार्शियली डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये एक प्लेनर और रिजिड स्ट्रक्चर है। कौन? पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगी। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि 10 अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस है, 10 अमीनो एसिड की एक पेप्टाइड चेन है, तो उसमें कितनी पेप्टाइड बॉन्ड होंगी? 10 अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर मान लीजिए बना हुआ है, या 10 अमीनो एसिड की पेप्टाइड चेन है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितनी होंगी? तो देखो 2 में 1 थी, 3 में 2 होंगी, 4 में 3 होंगी, तो 10 में 9। आंसर क्या आ जाएगा? 9। 10 अमीनो एसिड की पेप्टाइड है, और क्योंकि पेप्टाइड नॉर्मली लीनियर होती हैं। हाँ, क्या ये सर्कुलर हो सकती है? कभी कभी हो भी सकती है, आप करने को कर दो, सर्कुलर कर दो। मोस्टली नेचर में आपको कैसी मिलती है? लीनियर मिलती है। तो जब लीनियर होगी, 10 अमीनो एसिड की लीनियर होगी, मतलब जहां पे एंड फ्री है, ज्वाइन नहीं हो रखे हैं एन और सी टर्मिनल लास्ट वाले, तो जब लीनियर होगी तो 10 अमीनो एसिड की पेप्टाइड है तो 9 पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर वो सर्कुलर होगी तो वो देखो 10वीं जो एन और सी के बीच में जो बॉन्ड नहीं बनी थी एंड वाली, अब वो भी बन जाएगी। तो 10 अमीनो एसिड की पेप्टाइड बॉन्ड है तो 10 ही पेप्टाइड बॉन्ड होंगी। यहाँ पे 10 अमीनो एसिड की अगर पेप्टाइड चेन है तो यहाँ पे 10 ही पेप्टाइड बॉन्ड होंगी। इतना समझ में आया? ओके, अब आगे ये समझिए कि जो पेप्टाइड चेन होती है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ये प्रोटीन होती है, ये होमोपॉलीमर नहीं होती, हेट्रोपॉलीमर होती है। क्यों हेट्रोपॉलीमर होती है? क्योंकि अमीनो एसिड हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप के हैं? 20 डिफरेंट टाइप के तो अमीनो एसिड ही है। और क्योंकि हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड है, तो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मिलके बना रहे हैं, तो हम इसको पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमेरिक या हेट्रोपॉलीमेरिक? हेट्रोपॉलीमेरिक। ओके, अब आगे इस चीज को समझते हैं कि ये जो अमीनो एसिड है हमारी बॉडी में जरूरत पड़ती है, हम इनको डाइट में भी लेते हैं, तो क्या वो एसेंशियल हुए? यस, वो अमीनो एसिड जो आप डाइट में ले रहे हो वो क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड है। वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है वो क्या है? नॉन एसेंशियल है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप याद करना, एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। क्या नाम है बेटा? फिनाइल एलानिन। ओके, इस फिनाइल एलानिन को हम अगर आप देखें तो इसमें एक वही एन सी और कार्बन, अल्फा कार्बन और ऊपर हाइड्रोजन, साइड चेन में आप क्या देखोगे? बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है। ये फिनाइल एलानिन एसेंशियल अमीनो एसिड, आपको खाने की जरूरत है, मगर जब ये पेट में जाएगा तो इसी बेंजीन ग्रुप पे एक OH ग्रुप और लग जाता है, तो ये किस में बदल जाता है? फिनाइल एलानिन टायरोसिन में बदल जाएगा। तो टायरोसिन देखो बॉडी में बन गया, तो टायरोसिन क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, मगर फिनाइल एलानिन आपको इंटेक करने की जरूरत है। फिनाइल एलानिन क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड है। वो अमीनो एसिड जो हमको डाइट में लेने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है वो क्या है? एसेंशियल है। जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है वो क्या है? नॉन एसेंशियल है। एक ट्रिक बता देता हूं यहाँ पे, इस ट्रिक को याद रखिए, आपको अपने आप ही एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड याद हो जाएंगे। ट्रिक है आपके सामने, मिल्की MILKY, होमवर्क HW, फिर टीवी FTV। देखो मिल्की मतलब M से मैथ्योनिन, I से आइसोल्यूसिन, L से ल्यूसिन, K मतलब लाइसिन, K का मतलब होता है लाइसिन, और Y मतलब टायरोसिन। MILKY, राइट? क्लियर है? और यहां पे फिर देखो HW मतलब हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफैन, और F मतलब फिनाइल एलानिन, राइट? तो ये आपके क्या हो गए बेटा? ये आपके
एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में आप क्या देखोगे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में जितने भी बचे हुए हैं वो आ जाएंगे। तो वो अमीनो एसिड जो हम डाइट में ले रहे हैं वो क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड है। जो हम बॉडी हमारी खुद बना पा रही है वो क्या है, नॉन एसेंशियल है, राइट। अब ये जो प्रोटीन हमारी बॉडी में बन रही है इनके डाइवर्स फंक्शन होंगे। इनके क्या होंगे बेटा, डाइवर्स फंक्शन होंगे। फंक्शन के तौर पर ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, मतलब सेल के बाहर वाला जो एरिया होता है वहां पे एक प्रोटीन मिलती है, दैट इज कॉल्ड कोलेजन। कोलेजन एक स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है, वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, राइट। तो इसका स्ट्रक्चरल रोल हो सकता है जो हमारी सेल को होल्ड करने में मदद कर रहा है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है। एंड कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। एनिमल्स में आप देखोगे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के रेस्पेक्टिव अगर बोलो तो कोलेजन होगी। अगर प्लांट में बोलोगे तो रूबिस्को एक एंजाइम है, एंजाइम आर प्रोटीन, वो मोस्ट अबंडेंट है, राइट। पूरे नेचर में आप देखोगे तो वो सबसे ज्यादा अबंडेंट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो ये हमने डिस्कशन किया प्रोटीन के ऊपर। आप थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में और जानिए। कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो प्रोटेक्टिव रोल कर रही है। प्रोटेक्टिव मतलब बॉडी को बचाने का। फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी प्रोटेक्टिव रोल कर रही है। कुछ प्रोटीन ऐसी है जो चैनल की तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल एक्वापोरिन, फॉर एग्जांपल ग्लूट। कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो रिसेप्टर की तरह काम कर रही हैं, जैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, या फिर सोडियम पोटेशियम पंप का वो जो कई सारे सोडियम रिसेप्टर होते हैं, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के रिसेप्टर होते हैं जो किसी भी सिग्नल को रिसीव करते हैं, राइट। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो चीजों के कि इनके कई सारे रोल होते हैं, कैटालिटिक रोल होते हैं। कई सारी जो प्रोटीन है वो एंजाइम की तरह काम कर रही है, कैटालिटिक रोल है। सो प्रोटीन के डाइवर्स फंक्शन भी होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर की। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां पे समझिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। बेटा प्रोटीन का स्ट्रक्चर जैसा कि आपने मेंशन अर्लियर किया ही है, जस्ट अभी मैंने बताया, हेट्रोपॉलीमेरिक मॉर्फिक स्ट्रक्चर है या हेट्रोपॉलीमर जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड चेन में जुड़ते हैं, राइट। तो आप देखेंगे ये कैसा है, हेट्रोपॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर है, राइट। हेट्रोपॉलीमर स्ट्रक्चर है। नाउ यहां पे भी एक चीज ऑब्जर्व करो कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो और कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं इसको समझाता हूं, ठीक है। हालांकि केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, एक कन्फर्मेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। प्रोटीन के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन होते हैं। कन्फर्मेशन मतलब स्ट्रक्चर वही रहेगा मगर वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से घूम घूम के अलग अलग शेप बना लेगा। इसको प्रोटीन कन्फर्मेशन भी बोलते हैं, राइट। या फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलो। तो प्रोटीन को 4 लेवल पे आप शो करते हो, प्राइमरी कन्फर्मेशन, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी कन्फर्मेशन वो कन्फर्मेशन है जब जो राइबोसोम, याद करो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम होती है, जब वो राइबोसोम प्रोटीन को बना के निकाल रहा होता है तो एक पहले एन टर्मिनल बाहर निकलता है, फिर बाद में सी टर्मिनल निकलता है, जहां पे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है। जहां पे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बहुत मैटर करता है कि पहला अमीनो एसिड कौन सा है, दूसरा अमीनो एसिड कौन सा है, तीसरा अमीनो एसिड कौन सा है। वो जो चेन थी ना बेटा, लीनियर चेन जिसमें कोई फर्दर फोल्डिंग वोल्डिंग कुछ नहीं हो रही, वो लीनियर चेन प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें पहला जो अमीनो एसिड एन टर्मिनल पे होता है वो काउंट करते हैं, लास्ट वाला सी टर्मिनल होता है। ये थ्रेड लाइक ओपन स्ट्रक्चर, इसको हम प्राइमरी कन्फर्मेशन बोल रहे हैं। सेकेंडरी कन्फर्मेशन में क्या होगा, जब इसी में फोल्डिंग होना स्टार्ट होगी, राइट। तो सेकेंडरी कन्फर्मेशन में बहुत कॉमन फोल्डिंग है, हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा शीट स्ट्रक्चर। हेलिक्स में आप देखोगे कि वो अपने ऊपर चारों तरफ हेलिक्स होता है, जैसे आप डीएनए में हेलिकल स्ट्रक्चर देखते हो उस तरीके के हेलिक्स बनते हैं, उनको हम कॉमनली अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। अलग अलग टाइप के भी हेलिक्स होते हैं, इसमें मैं हेलिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, मैं उन पे नहीं जाऊंगा, राइट। बीटा शीट होती है इसी तरीके की, वो पैरेलल हो सकती हैं फिर वो एंटी पैरेलल हो सकती हैं। तो ये अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट और भी स्ट्रक्चर होते हैं, नाम ले देता हूं मगर वो प्रोहिबिटेड जोन है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया। क्या है, टर्न है, लूप है, रैंडम कॉइल है, वो नॉन रिपीटेटिव स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये क्या है भाई, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाते हैं। जब वो प्राइमरी स्ट्रक्चर राइबोसोम से जो बन के निकला, तुरंत वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्या देखोगे, फोल्डिंग शो करेगा, और वो फोल्डिंग क्या होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होंगी, जहां पे हेलिक्स होंगे और बीटा शीट होंगी और नॉर्मल रैंडम कॉइल्स होंगी, राइट। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कुछ केसेस में प्रोटीन सेकेंडरी फॉर्म में भी रहती है, राइट, मगर कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो टर्सरी फॉर्म में जाती है, क्योंकि फंक्शनल फॉर्म टर्सरी में ही आएगी। जितने भी एंजाइम होंगे वो टर्सरी फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फंक्शनली एक्टिव 3D स्ट्रक्चर जो मिलता है वो टर्सरी में मिलता है। एक चीज और याद रखना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्फा हेलिक्स देखो चाहे बीटा शीट देखो, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगी। इवन डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जब वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। याद रखना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
राइट। अब हम आते हैं टर्सरी पे। टर्सरी में 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो फोल्डिंग हो रही थी वो और अपने ऊपर फोल्ड कर लेगा, और अपने ऊपर फोल्ड कर लेगा, और जब वो और अपने ऊपर फोल्ड करता है तो एंजाइम के केस में कुछ पॉकेट्स बनती हैं, राइट, कुछ क्रीप्स, खांच बनती हैं, उन्हीं को हम एक्टिव साइट भी बोलते हैं, और उन्हीं एक्टिव साइट की मदद से वो अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। तो प्रोटीन एंजाइम भी होती है, फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन है, एंजाइम की तरह भी काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? वो टर्सरी स्ट्रक्चर में जब आता है, जब अपने ऊपर और फोल्ड करता है, तो उसमें कुछ खांच बनती हैं, उनमें कुछ एक्टिव साइट बनती हैं जो फंक्शनल रोल प्ले करती है। अच्छा, उस एक्टिव साइट में कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। मोस्ट केस में आपको टायरोसिन मिल जाएगा, राइट, या फिर आपको आर्जिनिन, हिस्टीडीन, लाइसिन मिलेंगे, राइट। जैसे आप हिस्टोन की बात करते हो तो हिस्टोन में आप देखोगे कि आर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है। क्यों आर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के चारों तरफ रैप होती है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से, और हिस्टोन में क्या है? आर्जिनिन और लाइसिन रिच है। आर्जिनिन और लाइसिन पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए डीएनए हिस्टोन के चारों तरफ इजीली रैप हो जाता है। इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन आर्जिनिन और लाइसिन रिच है, राइट। ये बात समझ में आई? तो आप देख रहे हो प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या देखोगे? मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड होगी। फॉर एग्जांपल, आपको सबसे इजी लैंग्वेज में एक एग्जांपल याद कराता हूं, जो है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में देखते हो दो लाइट चेन है, दो हैवी चेन है। तो देखो, दो लाइट चेन, दो हैवी चेन, कितनी पॉलीपेप्टाइड इन्वॉल्व है? 4। तो ये क्या है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, दो अल्फा सब यूनिट, दो बीटा सब यूनिट, कितनी सब यूनिट होगी? 4। तो इसको क्या बोलोगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जहां पे मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड इन्वॉल्व हो। और जो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड को हम नाम क्या देते हैं? सब यूनिट देते हैं, राइट। उसमें मान लो 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। एंटीबॉडी में जैसे 4 देखने को मिल रही है। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो मैंने सबसे पहले अमाइनो एसिड से शुरुआत की, फिर वहां पे मैंने आपको प्रोटीन के बारे में भी समझा दिया, और ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में समझा दिया। तो हमारा प्रोटीन वाला पूरा पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट हम अगले बायोमोलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने पहला बायोमोलिक्यूल प्रोटीन कंप्लीटली फिनिश कर लिया। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं, राइट। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल लिपिड की बात करते हैं। बेटा, लिपिड अगर आप देखें, लिपिड्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, ये वाटर इनसॉल्युबल है। ये लिपिड सॉल्युबल ही होते हैं, राइट। लिपिड आर लिपिड सॉल्युबल, नॉट वाटर सॉल्युबल। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप फैटी एसिड मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फैटी एसिड को आराम से समझा देता हूं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि फैटी एसिड क्या होते हैं, राइट। फैटी एसिड एक बार में ध्यान से सुन लेना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ये हाइड्रोकार्बन चेन जो आप मेंशन कर रहे हो ना, ये नॉर्मली लॉन्ग होती है। यहां पे आप अराउंड 1 to 19 आपको वैल्यू दी हुई है, किसमें? 1 to 19 आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ होगा, बट आप लॉजिकली मेंशन करते हैं। लॉजिकली अगर देखें, राइट, हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या लॉजिकली इसी बात को समझे, तो यहां पे आप डाटा गूगल करके भी देख सकते हैं। यहां पे आपको 4 से लेके 36 तक कार्बन मिल जाएंगे, 4 to 36 कार्बन का भी मिल जाएगा। ये लॉन्ग चेन मैक्सिमम एक्सट्रीम कंडीशन में, ठीक है। ओके, आपको हो सकता है ना भी पता हो, मैंने हायर एजुकेशन के बच्चे जो पीएचडी के लिए तैयारी करते हैं उन लोगों को भी पढ़ाया हुआ है, 5 साल एक लंबे अंतराल तक हायर एजुकेशन में भी पढ़ाया है। सो एक ब्रॉड इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में है। मैं आपको नो डाउट एनसीईआरटी की एक एक लाइन से रूबरू कराऊंगा, मगर उसके ऊपर भी जो इंफॉर्मेशन है, जहां मेरा ईमान बोलेगा कि भाई बोलना जरूरी है, मैं जरूर बताऊंगा। एंड डोंट वरी, वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी, आपकी थिंकिंग को और ब्रॉड करने में मदद करेगी, ठीक है। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूं, और इसी बात पे मैंने बोला कि यहां पे वैल्यू आपको एनसीईआरटी में 1 to 19 दिया है, और अगली ही लाइन में एनसीईआरटी ये भी लिखता है, अगली लाइन में 20 कार्बन का वो फैटी एसिड भी बताता है, एराकिडोनिक एसिड। तो एकदम एब्सोल्यूट एंड रिजिड मत हो जाना, पढ़ लो, समझ लो, मगर अपनी माइंड की जो कैपेबिलिटीज है, जो सोचने वाली जो पावर है, उसको एक्सट्रीम करते हुए रखना। बोल रही है एनसीईआरटी, सब सही है, उसी को मैं फॉलो करूंगा, मगर मैं अपने ब्रेन को ओपन भी रखूंगा कुछ चीजों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे आगे समझिए यहां पे कि जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। क्या है? यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, CH2 CH3 भी हो सकता है, CH3 CH5 या 7 भी कंडीशन हो सकती है, इसी तरीके से बढ़ सकता है, राइट। तो हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है, और एक तरफ क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, इसी के बेसिस पे
हाइड्रोकार्बन चेन के बेसिस पे सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे या अनसैचुरेटेड होंगे। सैचुरेटेड, ट्रिक से याद कर लो, सैचुरेटेड फैटी एसिड सिंगल बॉन्ड, एस से सैचुरेटेड, एस से सिंगल बॉन्ड, एस से सैचुरेटेड फैटी एसिड, एस से सिंगल बॉन्ड, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड पूरे में तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर इसमें एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है 16 कार्बन का, अगर 16 कार्बन का फैटी एसिड स्ट्रक्चर हम उसको पाल्मिटिक एसिड बोलते हैं। मैं आपको 12 से लेके 20 तक के सारे याद करा देता हूं एक छोटी सी ट्रिक के साथ, ध्यान से सुनना ट्रिक को। ट्रिक है ला माई पास्ता। ट्रिक क्या है? ला माई पास्ता। ला मतलब लॉरिक एसिड 12 कार्बन, माई मतलब मायरिस्टिक एसिड 14 कार्बन, पा मतलब पाल्मिटिक एसिड, पीए पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन, एसटी पास्ता में पीए फिर एसटी, एसटी मतलब स्टेरिक एसिड 18 कार्बन, और लास्ट में ए आ रहा है, पास्ता का लास्ट ए मतलब एरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन। तो 12 से लेके 20 तक के कार्बन के जितने भी फैटी एसिड हैं, ये सारे के सारे सैचुरेटेड वाले हैं, वो हमने यहां पे समझ लिए, राइट। ला माई पास्ता, लॉरिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड, क्लियर है। तो ये सारे के सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए जिनमें सिंगल बॉन्ड है, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गई तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? ओके, अब आगे देखिए, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इन्हीं के रेस्पेक्ट में हम ऑयल और घी भी समझते हैं, राइट। जो हमारे डबल बॉन्ड वाले जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, राइट, उसमें आपके ऑयल आते हैं, और वो क्या होते हैं, उनमें आप देखोगे उनमें मूवेबिलिटी ज्यादा उठती है कंपैरेटिवली, और जो सैचुरेटेड है उसमें घी आता है। और इसका रूम टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। अगर रूम टेम्परेचर पे आपका अगर वो लिक्विड कंडीशन में है, राइट, तो वो क्या है? ऑयल है। रूम टेम्परेचर पे अगर अगर वो सॉलिड कंडीशन में हो तो वो आपका सैचुरेटेड और घी है। ये भी आप कंपैरिजन मैच करके देखते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़िए, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ग्लिसरॉल मेंशन करते हैं, राइट, जिसमें ट्राई हाइड्रोक्सी कंडीशन और एथ मैथ प्रोप वाली कंडीशन होती है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोप, राइट, ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपाइल स्ट्रक्चर भी मेंशन करते हैं, जिसको हम ग्लिसरॉल बोल रहे हैं। CH2OH CHOH CH2OH, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरॉल का, राइट। दिस इज अगेन अ ट्राई एसाइल। अब ये हम इसको क्या बोल रहे हैं? ग्लिसरॉल। अब इस ग्लिसरॉल को फैटी एसाइड चेन, फैटी एसाइल चेन जो फैटी एसिड होता है ना, इसके साथ भी मिक्स कर सकते हो। कैसे मिक्स कर सकते हो? कि CH2OH CHOH CH2OH में जो OH है ना, इसका OH, ग्लिसरॉल का OH और इस फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगी, एस्टर बॉन्ड। COH का OH हट जाएगा और इसका एक H हट जाएगा, बीच में एक बॉन्ड बनेगी, और ये जैसी एक फैटी एसाइल चेन एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। जब आप फैटी एसिड के स्ट्रक्चर से, COOH वाले स्ट्रक्चर से OH हटा देते हो तो बचा हुआ फैटी एसिड नहीं होता, फैटी एसाइल होता है। तो इसको क्या बोल रहे हो? मोनो एसाइल। मोनो एसाइल का मतलब सिर्फ एक फैटी एसाइल चेन है, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। एक और फैटी एसिड जोड़ दो तो डाई एसाइल ग्लिसरॉल। एक और फैटी एसिड जोड़ दो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। आया समझ में? ये भी हो सकता है। कुछ फैटी एसिड में, कुछ लिपिड मॉलिक्यूल में आप क्या देखते हो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं, उनमें फॉस्फेट के साथ कुछ और एल्कोहलिक ग्रुप भी जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉस्फोलिपिड में एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है लेसिथिन, आपके इसमें दिया एनसीईआरटी में, जिसको हम फॉस्फेटाइडल कोलिन भी बोलते हैं। फॉस्फेटाइडल कोलिन के स्ट्रक्चर में आप देखोगे क्या होगा? ग्लिसरॉल होगा, दो फैटी एसाइल चेन होगी, तीसरे OH ग्रुप पे, तीसरे उस स्ट्रक्चर पे फॉस्फेट लगा हुआ, तीसरे OH पे एक और फैटी एसाइल चेन नहीं है, तीसरे वाले पे एक फॉस्फेट लगा है, उसके साथ कोलिन जुड़ा हुआ है, राइट। कोलिन एक एल्कोहलिक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को फॉस्फेटाइडल कोलिन बोलते हैं, और यही स्ट्रक्चर लेसिथिन भी कहलाता है। आपके एनसीईआरटी में लेसिथिन इसको मेंशन किया गया है, राइट। ब्रेन में भी कुछ लिपिड मॉलिक्यूल मिलते हैं जिनको हम स्पिंगोमाइलिन मेंशन करते हैं। हालांकि ये टर्म स्पिंगोमाइलिन नहीं दिया है, बट ये मेंशन किया है ब्रेन में कुछ लिपिड अदर भी होते हैं, राइट। तो ये मेम्ब्रेन लिपिड भी कहलाते हैं। याद रखना हमेशा इस बात को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कभी भी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल नहीं मिलेगा, वहां पे डाइएसाइल ग्लिसरॉल मिलता है, डाइसाइल ग्लिसरॉल मिलता है, और तीसरे OH ग्रुप पे फॉस्फेट लगा हुआ है और उससे कोलिन लगा हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर लिपिड का मिलेगा। इनको फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। और एक और लिपिड का कैटेगरी रहती है जैसे कॉल्ड स्टेरॉल। स्टेरॉल में, ह्यूमन में जो स्टेरॉल मिलता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, राइट। 27 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें OH ग्रुप भी होता है, इसीलिए वाटर सॉल्युबल भी है, राइट। तो ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, उससे ज्यादा नहीं दिया हुआ, राइट। हालांकि इससे आगे बढ़ के अगर मैं बताऊं तो स्ट्रॉल प्लांट में भी होते हैं। प्लांट में कौन से होते हैं? सीटोस्ट्रॉल, स्टिग्मास्ट्रॉल, कैम्फेस्ट्रॉल। बैक्टीरिया में भी होते हैं स्ट्रॉल, दे आर कॉल्ड होपेनॉइड्स। बट ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ऑल अप टू यू, इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन।
राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लिपिड मॉलिक्यूल। यहां पे हमने पूरा का पूरा लिपिड मॉलिक्यूल के बारे में समझा। नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल को अब आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो सब बच्चे जानते होंगे कि न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए की। और डीएनए और आरएनए की अगर हम बेसिक यूनिट की बात करें तो वो और कोई नहीं, न्यूक्लियोटाइड है, राइट। तो हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, नो डाउट डीएनए आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो इनकी जरा बात कर लेते हैं, राइट। अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड को देखें तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट होंगे। एनएसपी, एनएसपी बोले तो नैन सुख प्राप्ति, नहीं नहीं नहीं, एनएसपी बोले तो नाइट्रोजनस बेस, सुगर और फॉस्फेट। एनएसपी बोले तो नाइट्रोजनस बेस, सुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस के अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे प्यूरिन और पायरिमिडीन मिलेंगे, जो कि हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं। व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक? हेट्रोसाइक्लिक मतलब जहां पे बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, मगर हर पॉइंट पे कार्बन ना हो। वहां पे कुछ पोजीशन पे नाइट्रोजन भी है। फॉर एग्जांपल प्यूरिन की बात करें, 9 मेंबर रिंग है और इसमें 1 से लेकर 9 तक अगर गिनती गिने तो ऑड नंबर कितने हैं इसमें, 5 को छोड़ के? 1 3 5 7, ठीक है। तो 1 3 5 7 स्ट्रक्चर पे, इन 1 3 5 7 पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन मिलेगा, राइट। 9 मेंबर रिंग है, 1 3 5, सॉरी 1 3 5 को छोड़ दिया ना, 1 3 7 और 9 पे, 1 3 7 और 9 पे हमको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। बाकी हर जगह पे कार्बन। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? हेट्रोसाइक्लिक 9 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग में देखोगे तो 1 और 3 ही आएगा, यहाँ पे 7 और 9 तो आएगा नहीं, तो 1 और 3 पे नाइट्रोजन मिलेगा, राइट। तो 6 मेंबर रिंग है, एक 9 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग में आप देखोगे CUT, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आएगा, और 9 मेंबर रिंग में AG आएगा, एडेनिन और ग्वानिन आएंगे। तो ये क्या हो गया? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस किसके साथ जुड़ते हैं? शुगर के साथ जुड़ते हैं। शुगर कौन सी है यहाँ पे? राइबोस शुगर होगी या 2' डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी। 2' पे OH ग्रुप में से एक O हट गया तो डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है, आरएनए में राइबोस शुगर है। क्लियर है? इन दोनों के मिलने पे, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के मिलने पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और इसी में अगर एक और फॉस्फेट जुड़ जाए 5th कार्बन के साथ तो आप क्या बोलोगे? इसको न्यूक्लियोटाइड बोलोगे। अगर न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में एक फॉस्फेट है तो सिंपली ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। फॉस्फेट के नंबर 2 और 3 भी हो सकते हैं, राइट। इसको ऑर्डर, अगर 3 फॉस्फेट है तो पढ़ने का तरीका क्या होता है? पहला वाला जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, सॉरी अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट, गामा फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं, राइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप न्यूक्लियोटाइड बोलोगे, राइट। अगर आप इसी के आप बात करो स्ट्रक्चर की डीएनए और आरएनए की, जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं डीएनए और आरएनए, तो वो किससे बने हुए हैं? जैसे प्रोटीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, सॉरी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है, राइट। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड है, उसी तरीके से डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर जितना भी मैंने डिस्कस किया इसी तरीके से रहेगा। हालांकि इसको न्यूक्लिक एसिड को आप और डिटेल में जानते हो, काफी हद तक डिटेल में जाके बात करोगे जब आप बात करोगे किसकी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर की, राइट। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको और गहराई में ये चीजें जानने को मिलेंगी। न्यूक्लिक एसिड के बारे में इतना ही। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं अगले बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चर है ये आपको एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेंगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में ही आएंगे। और नो डाउट ये भी बेसिक यूनिट सेक्राइड से ही बने होते हैं, जिनको हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं, राइट। मोनोसेक्राइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्लूकोज हो सकता है जो कि एक हेक्सोज है। अच्छा, मोनोसेक्राइड में भी 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन के हो सकते हैं। ये मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जस्ट आप समझ लीजिए। ये ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज हो सकते हैं। हेक्सोज बहुत कॉमन है, आपने ग्लूकोज, फ्रक्टोज का नाम बहुत कॉमनली सुना होगा। वो मोनोसेक्राइड और हेक्सोज कैटेगरी में आते हैं। हेक्सोज बोले तो 6 कार्बन के स्ट्रक्चर होते हैं। और यही मोनोसेक्राइड अगर 2 हो तो डाइसेक्राइड, 3 हो तो ट्राइसेक्राइड, एंड सो ऑन। और अगर ये खूब सारे हैं तो पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में भी होमोपॉलीसेक्राइड हो सकते हैं, हेट्रो हो सकते हैं। मोस्टली आपको होमो का केस मिलेगा। एक होमोपॉलीसेक्राइड सेल्यूलोज की बात कर लेते हैं। जैसे सेल्यूलोज की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा ग्लूकोज से बना हुआ है, राइट। ये कंप्लीटली कैसे बना हुआ है? ग्लूकोज से बना हुआ है, राइट। पूरा का पूरा होमोपॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चर, बट इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं मिलते। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो स्टार्च देखेंगे। स्टार्च के केस में क्या होगा बेटा? स्टार्च के केस में आपको हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये भी डी ग्लूकोज से बना हुआ है, राइट। ये भी किससे बना हुआ है?
डी ग्लूकोज से बना हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज मेंशन करते हैं यहाँ पे, ग्लूकोज की कैटेगरी होती है। और यहाँ पे ब्रांच स्टार्च में क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड चलती है, और सॉरी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड चलती है, और ब्रांच पॉइंट पे आपको अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगी। स्टार्च में आप देखते हो हेलिकल कन्फर्मेशन होता है, इस वजह से वो आयोडीन को होल्ड कर लेता है और ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, जबकि सेलुलोज नहीं कर पाता। इसमें आप स्टार्च में देखोगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी कंफर्मेशन देखने को मिलेगा, राइट। सेकेंडरी कंफर्मेशन है हेलिकल स्ट्रक्चर, इसलिए आयोडीन को होल्ड कर पा रहा है। सेलुलोज होल्ड नहीं कर पाता है, इसलिए क्या करता है, आयोडीन के लिए नेगेटिव टेस्ट प्रोवाइड करता है। एक और इसी जैसा स्टार्च के जैसा ही एक और क्या है, ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन भी काफी आप क्या देखोगे, ब्रांच स्ट्रक्चर ही आपको देखने को मिलेगा। ग्लाइकोजन में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रांच कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अब आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो यहां पे एक और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इन्यूलिन। इन्यूलिन क्या होगा भाई, इन्यूलिन का है, ये फ्रैक्टोज का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे स्टार्च देखा, हमने ग्लाइकोजन देखा। ग्लाइकोजन एनिमल्स के केस में स्टोर फूड करता है ना, हमारे लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में रहता है, राइट। तो स्टार्च देखा, ग्लाइकोजन देखा, इन्यूलिन देखा हमने, यहाँ पे सेल्यूलोज देखा। सेल्यूलोज आपको पेपर में देखने को मिलेगा, जो आप पेपर जिस पे लिख रहे होते हो, कलम जिस कागज पे आप लिख रहे हो, वो किसका बना है, इसी का ही बना है। कुछ अमीनो शुगर भी होती है, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसामाइन, राइट, एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, ये अमीनो शुगर है। और कुछ ऑर्थ्रोपोड में उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो भी कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, फॉर एग्जांपल काइटिन, और जो कि होमोपॉलीसेक्राइड की कैटेगरी होती है, राइट, उसमें भी होमोपॉलीसेक्राइड होते हैं। तो ये हमने मैक्रोमोलिक्यूल के रेस्पेक्ट में काफी हद तक चीजें ध्यान देते हुए, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए ही मैंने सारी चीजें बताई हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल के रेस्पेक्ट में हम पॉलीसेक्राइड को डिस्कस करते हैं। मैंने हालांकि मोनोसेक्राइड को भी यहाँ पे टच किया है। तो यहाँ पे आपके प्रोटीन कवर हो गए, आपने लिपिड कवर किया, आपने न्यूक्लिक एसिड कवर किया, आपने लास्टली कार्बोहाइड्रेट कवर किया। अब लास्टली आपका जो टॉपिक बचता है दैट इज एंजाइम। नाउ हम डिस्कशन करेंगे एंजाइम के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एंजाइम की। तो सबसे पहले ये चीज समझिए कि एंजाइम क्या है भाई, प्रोटीन ही है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, यस दिस इज ट्रू, बट यहां पे कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है भाई, कुछ आरएनए भी ऐसे मॉलिक्यूल हैं, आरएनए भी जो कि कहीं ना कहीं न्यूक्लिक एसिड के टाइप हैं, वो भी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इसी बात से हम याद करते हैं कि एक आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस थी, क्योंकि आरएनए मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है, वो एंजाइम की तरह भी फंक्शन कर सकता है। तो ये बात क्या शो करती है भाई, ये बात ये शो करती है कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, दैट इज ओके, बट फ्यू एक्सेप्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल राइबोजाइम जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, राइट। अगर आप राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें, राइबोसोम के स्ट्रक्चर में जो लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट में 23S आरएनए होता है, वो आरएनए भी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। और वो प्रॉपर्टी एक्चुअली कौन सी होती है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। जब अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम, तो वो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम यही आरएनए ही कर रहा होता है। 23S आरएनए के पास ये प्रॉपर्टी होती है। तो कुछ राइबोजाइम ऐसे भी हैं जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, ओके। एक लाइन आप एनसीईआरटी में देखते हैं कि एंजाइम आर आल्सो रिप्रेजेंट बाय लाइन डायग्राम, मतलब आप एक सिंगल, क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन, बिना पेप्टाइड बॉन्ड के कोई प्रोटीन हो नहीं सकती। तो सबसे सिंपल प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जहां पे आप मेंशन कर रहे हो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, क्या मेंशन कर रहे हो भाई, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करेगा, है ना। एन टर्मिनल से लेकर सी टर्मिनल तक अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस होगा, दैट इज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसी को आप लाइन डायग्राम से जो करते हो, तो कोई भी एंजाइम हो, अगर आप उसको डीनेचर करो तो आप उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर देख पाओगे, राइट 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 राइट। उसका डीनेचर करो, डिग्रेड मत करो। देयर आर टू वर्ड, मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, अगर समझ सकते हो तो समझ लो। डीनेचर करना कि मान लो कोई प्रोटीन टर्सरी कन्फर्मेशन में 3D स्ट्रक्चर में होती है, अब आपको उसको टर्सरी से सेकेंडरी में ले आओ, उसके बीच की बॉन्ड तोड़ दो, सेकेंडरी से प्राइमरी में ले आओ, प्राइमरी में वो सिंगल चेन जैसा हो जाएगा, बस पेप्टाइड बॉन्ड है। यहां तक लाना, टर्सरी से प्राइमरी तक लाना, ये डीनेचर कहलाता है, राइट। अगर आप इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को भी अमाइनो एसिड में तोड़ दो, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड भी तोड़ दो, इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन, मतलब अब वो प्रोटीन नहीं रही, राइट। तो ये बात समझ में आ गई। तो जो एंजाइम होगा, जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, वो कभी ना कभी प्राइमरी भी रहा होगा, प्राइमरी से वो सेकेंडरी कन्फर्मेशन में भी आ सकता है, सेकेंडरी से टर्सरी में भी आ सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि टर्सरी स्ट्रक्चर पे वो फंक्शन कर पाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी पे वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जब वो टर्सरी स्ट्रक्चर अटेन करता है, जब वो और फोल्डिंग अपने ऊपर फोल्ड करता है, तो उसमें कुछ पॉकेट बनती है, कुछ खांच बनती है, कुछ क्लिफ्ट बनती है, राइट। कुछ सिविक्स वर्ड बोलते हैं कि खांच बनती है, क्लिफ्स जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। उन पॉकेट्स को आप बेटा क्या बोलते हो, उन्हीं पॉकेट को आप एक्टिव साइट बोलते हो। एक्टिव साइट कौन सी साइट है सर, एक्टिव साइट वो साइट है जहां पे कोई सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है।
ओके, एंजाइम है, एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको प्रोडक्ट में बदलेगा। तो एंजाइम एक 3D स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, जिसमें एक बाइंडिंग पॉकेट है जहां पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और फिर वो बाइंड करने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और यहां से अलग हट जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया? ओके, आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये जो एंजाइम है बेटा, ये एंजाइम आपके नॉर्मल जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं उनसे अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। एनसीईआरटी में सीधी सीधी लाइन दी हुई है कि जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे आराम से काम करते हैं, एफिशिएंटली काम करते हैं, जबकि एंजाइम नहीं कर सकते। एंजाइम आर टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच डिफरेंट फैक्टर पे ये डिपेंड करते हैं, राइट? हाँ, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं कि अप टू 40 डिग्री सेल्सियस वो काम कर सकते हैं, बट कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे आपने पढ़े होंगे जो कि हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, थर्मल वेंट पे, सल्फर वेंट पे वो सर्वाइव करते हैं, राइट? थर्मो एसिडो फाइल्स होते हैं कुछ, है ना? आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा थर्मस एक्वाटिकस, उसमें से जो पॉलीमरेज निकाला गया, उसमें से एक एंजाइम निकाला गया, पॉलीमरेज निकाला गया, टैग पॉलीमरेज, जो कि हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। इवन वो 30 डिग्री से नीचे आके काम ही नहीं करता, वो हाई डिग्री टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। ये बेटा एक्सेप्शन है, मगर बट कीप इन माइंड एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सही से काम करते हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे और बढ़िया तरीके से काम करते हैं। ये एक डिफरेंस भी है। इतना समझ में आया? तो हमने यहां तक पढ़ा बेसिक बेसिक एंजाइम के बारे में। अब थोड़ा सा और जानते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है, कि रिएक्शन कैसे होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। अच्छा, एक चीज समझिए, जो कंपाउंड होते हैं ना बेटा, उसमें दो टाइप के चेंज हो सकते हैं। कंपाउंड कैन परफॉर्म या कैन डू टू टाइप ऑफ चेंजेस, या उनमें दो टाइप के चेंज हो सकते हैं। वो चेंज कौन कौन से बेटा? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की बात करते हैं। देखो, फिजिकल चेंज वो चेंज है जब कोई स्ट्रक्चर अपनी बॉन्ड को बिना ब्रेक किए हुए और दूसरा स्ट्रक्चर अटेन कर ले, दूसरा स्ट्रक्चर अटेन कर ले। ऐसे ऐसे कन्वर्जन को, ऐसे चेंज को आप फिजिकल चेंज बोलोगे, और ऐसी प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस है। बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे बर्फ पिघल जाती है, फिजिकल चेंज है, राइट? बर्फ पिघल रही है, पानी भाप बन रहा है, फिजिकल चेंज है। यहां पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रही, ऐसा नहीं है H2A के मॉलिक्यूल में H और O अलग हट रहे हैं, नहीं। हाँ, केमिकल चेंज जो होता है उसमें बॉन्ड ब्रेक होगी। उसमें क्या होगा बेटा? केमिकल जब रिएक्शन की बात हो रही होगी तो वहां पे बॉन्ड ब्रेक होगी, वहां पे आप मेंशन करोगे कि एक बॉन्ड ब्रेक हो रही है, एक बॉन्ड बन रही है। आया समझ में? तो इस तरीके से आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात करते हो। आगे समझते हैं। तो अब देखिए यहां पे, जैसे इसी केमिकल चेंज की बात कर रहा हूं, जैसे यहां पे एक चीज समझो कि स्टार्च है, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस हो रही है, ग्लूकोज में, स्टार्च ग्लूकोज में ब्रेक हो रहा है, तो ये क्या है भाई? क्या है? केमिकल चेंज है। प्रोटीन है, प्रोटीन में से अमीनो एसिड टूट टूट के अलग हो रहे हैं, क्या है? केमिकल चेंज है। बॉन्ड ब्रेक हो रही है ना बेटा, जहां बॉन्ड ब्रेक होगी वहां पे आप क्या बात कर रहे होगे? केमिकल चेंज की बात कर रहे होगे, ठीक है? यहां पे हमने देखा केमिकल चेंज। अब यहां पे एक वर्ड यूज हो गया, रेट। रेट कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट, है ना? कि कोई भी प्रोडक्ट कितने समय में बन रहा है, कितना प्रोडक्ट कितने समय में बना, दिस इज कॉल्ड रेट। रेट ऑफ रिएक्शन भी मेंशन करते हैं, राइट? रेट को आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो अगर उसकी डायरेक्शन क्लियर है। रेट को आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो अगर उसकी डायरेक्शन क्लियर है, मतलब वो हमारा प्रोडक्ट बना रहा है, उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो आप रेट को क्या बोलोगे? वेलोसिटी। आप क्या बोल रहे हो भाई? वेलोसिटी क्या है? कि प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप इसको रेट भी बोल रहे हो। और एंजाइम क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को ही बढ़ाते हैं, राइट? एंजाइम क्या करते हैं बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, एक आपने एंजाइम पढ़ा होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, है ना, Ca, कार्बोनिक एनहाइड्रेट। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के H2CO3 बना देता है। ये प्रोसेस बेटा देखो ध्यान से समझो एक चीज, कि ये प्रोसेस अपने आप भी हो सकती है। और अब ध्यान से सुनना, और आप सरप्राइज भी होगे कि जब ये अपने आप होती है तो 200 मॉलिक्यूल इसके H2CO3 के 200 मॉलिक्यूल बनते हैं 1 घंटे में। मगर जब एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट इंट्रोड्यूस होता है तो 1 सेकंड में 600 के मॉलिक्यूल बनते हैं, 600,000 मॉलिक्यूल बनते हैं 1 सेकंड में। बिना इसके कितने बन रहे थे? सिर्फ कितने बन रहे थे? सिर्फ बहुत ही कम मॉलिक्यूल, 600 मॉलिक्यूल करीब करीब, राइट? कब? 1 घंटे में। इवन 600 या 200 के करीब मॉलिक्यूल बन रहे हैं। 200 to 600 आप मेंशन कर सकते हो। अब मतलब जब एंजाइम नहीं है
तो आप ये देख रहे हो जब एंजाइम इंट्रोड्यूस हुआ तो पर 100 कितने बन रहे हैं? 600 के। रिएक्शन कितने गुना बढ़ गई? 10 मिलियन टाइम्स रिएक्शन इंक्रीज हो चुकी है। तो ये बात तो तय रही कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा सकते हैं। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा सकते हैं, इतना समझ में आया। अब आगे एक बात और समझिए, मेटाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं? जब कोई रिएक्शन ऑर्डर में हो रही हो, स्टेप बाय स्टेप मैनर में यहां पे एंजाइम इन्वॉल्व हो और वो ऑर्डर में रिएक्शन परफॉर्म होती हो, ऐसी रिएक्शन को आप मेटाबॉलिक पाथवे भी बोलते हो। क्या बोलोगे इसको? मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे का बेस्ट एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस, जो आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा भी है, जहां पे आप क्या बोलते हो? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, पाइरुविक एसिड। 10 स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस प्रूव हुई। मगर ये ग्लूकोज से क्या बना? पाइरुविक एसिड। कब? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। यहां पे ये भी मैटर करेगा कि आप कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हो। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक पाथवे, प्रोडक्ट क्या बना? फाइनल प्रोडक्ट पाइरुविक एसिड बना। मगर यही प्रोसेस एनारोबिकली हमारी मसल्स में जब हो तो इसी ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनेगा। उस समय पाइरुविक एसिड नहीं, लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर यही प्रोसेस, यही पाथवे आप ईस्ट के केस में एनारोबिकली करवा रहे हो तो वहां पे क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा, वहां पे अल्कोहल बनेगा। तो आप क्या देख रहे हो? इसके प्रोडक्ट भी अलग हो सकते हैं अगर यहां पे कंडीशन अलग अलग है, एरोबिक कंडीशन है, एनारोबिक कंडीशन है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, राइट? तो यहां पर हमने केमिकल रिएक्शन की बात की, हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज की बात की, केमिकल चेंज के साथ साथ हमने रेट की बात की। रेट को ही हम वेलोसिटी बोलते हैं अगर डायरेक्शन क्लियर है। फिर हमने देखा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को ही बढ़ाते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं? 10 मिलियन टाइम बढ़ा सकते हैं। यही केमिकल रिएक्शन जब ऑर्डर में अरेंज है तो हम उनको मेटाबॉलिक पाथवे बोल रहे हैं। मेटाबॉलिक पाथवे का बेस्ट एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस है। इसके एंड प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं अगर आप कंडीशन चेंज कर रहे हो। एरोबिक कंडीशन पाइरुविक एसिड, मसल्स में हो रहा है लैक्टिक एसिड, ईस्ट में हो रहा है एथेनॉल। ये प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं हाउ एंजाइम वर्क। एंजाइम काम कैसे करते हैं, क्या ऐसा करते हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, राइट? रेट जो इतना धीरे धीरे चल रही थी रिएक्शन, उसको 10 मिलियन टाइम बढ़ा दिया। ऐसा क्या किया एंजाइम ने? हाउ एंजाइम वर्क, बात करते हैं इसी चीज पे। ओके, तो अब यहां पे छोटी छोटी चीजें समझनी है। पहले स्टार्टिंग से छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं क्योंकि एंजाइम कैसे काम करते हैं इस पे बात कर देते हैं, राइट? तो एंजाइम जब भी आप देखते हो तो एंजाइम के पास क्या होती है बेटा? बाइंडिंग साइट होती है। एंजाइम के पास क्या है? बाइंडिंग साइट। और वो क्या एक्चुअली एक्टिव साइट कहला रही है। उस एक्टिव साइट पे कौन आके बाइंड करता है? सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। सबस्ट्रेट जब बाइंड करता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वहां बाइंड रहते रहते प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन टाइम, जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है किसमें? सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में। फिर जब उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाएगा फिर वो अलग हो जाता है। इतना समझ में आया कि एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है और फिर प्रोडक्ट बनके बाहर निकल रहा है। क्लियर? ओके। अब एक चीज समझो कि आप एनसीईआरटी में एक ग्राफ देखोगे, ग्राफ ध्यान से देखना। मैंने एक साइड में एक एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी दी है, यहां पे रिएक्शन रेट दिया है या फिर कितनी तेजी से रिएक्शन की प्रोग्रेस हो रही है। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जो सबस्ट्रेट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होने वाली प्रोसेस है। मगर फिर आप ऐसे सोच रहे होगे कि सर अगर एंजाइमेटिक प्रॉपर प्रोसेस जो होती है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती तो काम तो सारी चीजें अपने आप हो जाती। मतलब चीनी के डब्बे में चीनी रखे रखे खत्म हो जाती, वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में बन जाती। वो मतलब आपका अगर स्टार्च या शुगर है, शुगर पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में वो मोनोसेक्राइड में बदल जाते, पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड में अपने आप बदल जाते। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? रीजन समझो, क्योंकि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, स्टार्टिंग में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। ऐसे सोच के देखो, अगर एक कागज है, कागज अपने आप पूरा जल जाना चाहिए, क्यों नहीं जल जा रहा? क्योंकि उसको स्टार्टिंग में थोड़ी सी एनर्जी देनी है, स्टार्टिंग में इसको लाइट अप कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइट अप करना है, थोड़ी सी आग देनी है। दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। आपने उस कागज को बस थोड़ा सा लाइट देना है, जैसे आपने उसको लाइट दिया वो अपने आप पूरा जल जाएगा। तो आपने क्या किया बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी दी, राइट? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, राइट? दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप क्या कर रहा है? एंजाइम क्या करता है? इसी एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है? जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो देनी है, तो एंजाइम क्या करेगा? इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, क्योंकि
वैसे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है, एंजाइम जब होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। हाउ एंजाइम वर्क? द आंसर इज एंजाइम वर्क व्हाइल लोअरिंग डाउन इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो बहुत कम चाहिए और फिर वो अपने आप ही प्रोडक्ट में बदल जाएगा। दिस इज हाउ एंजाइम वर्क। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने डायरेक्टली टू द पॉइंट आपको चीजें समझाई है कि एंजाइम कैसे काम कर रहा है। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। आपको एनसीईआरटी में सीधा स्टेटमेंट मिलेगा, हेडिंग मिलेगी नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम की एक्शन होती कैसे है। तो यहां पे देखो बहुत ही सिंपल सी 4 स्टेप वहां पे भी दिए हैं एनसीईआरटी में, वही 4 स्टेप में आपको ध्यान से समझाता हूं। देखो एंजाइम होगा, सबस्ट्रेट होगा। एंजाइम जब उससे सबस्ट्रेट नहीं बाइंड है तो अभी सी बात है सबस्ट्रेट आके उससे बाइंड करेगा। पहली स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होती है। एंजाइम सबस्ट्रेट बना फिर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बना सकता है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट। फिर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट में बदल गया, और हो सकता है एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में ना बदले, एंजाइम सबस्ट्रेट फिर से एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में बदल जाए। तो ये एक स्टेप हुई। एंजाइम सबस्ट्रेट जब बनता है तो उस समय उसमें उस सबस्ट्रेट में क्या होते हैं, उसमें पहले तो एंजाइम में थोड़े से चेंजेस आते हैं, वो उसको और टाइट करता है, फिर उस सबस्ट्रेट में कुछ चेंजेस आते हैं जिससे वो प्रोडक्ट में बनता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, ES कन्वर्ट होता है EP में, और फिर EP अलग होता है, फिर प्रोडक्ट अलग होता है, तो फिर क्या बनता है E+P। तो पूरी कंसेप्ट समझो। पहली स्टेप में बाइंडिंग हुई सबस्ट्रेट की एंजाइम से, दूसरी स्टेप में एंजाइम में थोड़े से कंफर्मेशनल चेंज हुए, तीसरी स्टेप में सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में बदला, चौथी स्टेप में वो वहां से रिलीज हो गया। दिस इज एंजाइम एक्शन का तरीका। ये है कैसे एंजाइम एक्शन होती है, कैसे 4 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होती है। आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी की। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे हैं। पहले ये चीज समझो कि एंजाइम एक टर्सरी स्ट्रक्चर है। अगर टर्सरी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आएगा तो सेकेंडरी या प्राइमरी में आएगा और तब उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर वो काम नहीं कर पाएगा। तो यहां पे फैक्टर है टेम्परेचर, पीएच, राइट, टेम्परेचर, पीएच और एंजाइम कंसंट्रेशन। ये 3 फैक्टर है, इन्हीं की बात करेंगे। एनसीईआरटी में भी इन्हीं की बात की गई है। पहले टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं। बेटा टेम्परेचर और प्रेशर जब भी आप बदलोगे एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज आएंगे, राइट, एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज आएंगे, टर्सरी वो सेकेंडरी या प्राइमरी में बदलेगा, उसका काम रुक जाएगा। देखो टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम बेस्ट काम करेगा, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो क्या है बेटा? वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम बेस्ट काम कर रहा है। अगर ये एनसीईआरटी में सीधी लाइन दी हुई है, अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस कम करो या ज्यादा करो तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो जस्ट आधी रह जाएगी, मतलब उसकी 50% एनर्जी या 50% एक्टिविटी कम हो जाएगी अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम किया या ज्यादा किया, आधी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, राइट। ऐसे ही पीएच है, पीएच जब आप चेंज करोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी लॉस होगी। एंजाइम की एक्टिविटी लॉस क्यों हो रही है? क्योंकि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। जब भी पीएच चेंज करोगे तो यस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। किसी और क्लास में मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे पीएच बदलने से एंजाइम के स्ट्रक्चर पे बदलाव आता है। अभी इतना समझ लो, चाहे टेम्परेचर चेंज करो चाहे पीएच चेंज करो, इनसे बदलाव किस पे आएगा? उसके स्ट्रक्चर पे आएगा, और ऑब्वियस सी बात है फिर उसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। देखो होता क्या है, स्टार्टिंग में एंजाइम मान लो 10,000 एंजाइम है, आपने सबस्ट्रेट कितने दिए? 20 दिए, तो 20 तो है, 10,000 एंजाइम है तो तुरंत उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। आप क्या करोगे? जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाओगे तो उसका प्रोडक्ट बनने की रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने सारे एंजाइम है वो धीरे धीरे यूज होंगे। तो एक लिमिट तक आप क्या देखोगे कि आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, एंजाइम की एक्शन बढ़ती जा रही है या प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, राइट। तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि मान लो 10,000 एंजाइम थे, आपने सबस्ट्रेट कितना दिया? 1 मिलियन दिया, तो 10,000 के 10,000 एंजाइम इन्वॉल्व हैं। तो इस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, वो फिक्स हो जाएगी, और उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे Vmax, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कब आ सकती है? जब आपके पास 10,000 एंजाइम है और मान लो 10 मिलियन आपके पास सबस्ट्रेट है। जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एंजाइम के नंबर से बहुत ज्यादा हो, तब क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? उस कंडीशन में Vmax आने के इजीली चांसेस हैं, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम इन्वॉल्व है। तो वो क्या कहलाएगा? Vmax। और Vmax में आप क्या देखोगे कि वो मैक्सिमम है, उसके आगे सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ा दो, रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बदलेगी, वो रेट ऑफ रिएक्शन फिक्स हो जाएगी। ओके, अब एक वर्ड यूज होता है Km वैल्यू। व्हाट इज Km?
Km इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हमेशा याद रखना, Km को माइकल मेंसन कांस्टेंट भी बोलते हैं और Km एक्चुअली में एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। Km इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इस बात को दिमाग में ध्यान से धर लेना, राइट। व्हाट इज Km? Km इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच, जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन आधी हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ वी मैक्स। रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाए, वो Km होता है, राइट। तो यहां पे मैंने सबस्ट्रेट के बारे में बात की। किसके बारे में बात की? सबस्ट्रेट के बारे में, कि कैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इफेक्ट डालता है एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। नेक्स्ट हम कुछ केमिकल्स की बात करते हैं। कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो बाइंड करने के बाद एंजाइम से एंजाइम की एक्टिविटी को खराब कर देते हैं या फिर एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं। ऐसे केमिकल कहलाते हैं इनहिबिटर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहिबिशन। मतलब ये इनहिबिटर जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के जैसे ही लगते हैं, इसीलिए एंजाइम से जाके इजीली चिपक जाते हैं। एंजाइम सोचता है अच्छा ये सबस्ट्रेट है, वो जाके इनहिबिटर उससे बाइंड करते हैं, और फिर वो एक्चुअली में सबस्ट्रेट तो होता नहीं, तो वो बदल भी नहीं पाते। तो वो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को लॉस कर देते हैं या फिर उसको रोक देते हैं, राइट। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो बाइंड करने के बाद, कुछ इनहिबिटर ऐसे भी होते हैं बाइंड करने के बाद एंजाइम को खराब ही कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सुसाइडल इनहिबिशन। इसको बोलते हैं सुसाइडल इनहिबिशन। एनसीईआरटी में लाइन नहीं है, एनसीईआरटी का वर्ड भी नहीं है, बट पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सुसाइडल इनहिबिशन। एस्प्रिन के केस में ऐसा ही होता है। एस्प्रिन जो होती है ना, वो ऐसे ही करती है कॉक्स के साथ, COX के साथ। ये आगे की बातें आप आगे आने वाले टाइम में जानोगे, डॉक्टर बनोगे बिल्कुल जानोगे कॉक्स के बारे में, एस्प्रिन के बारे में, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, सुसाइडल इनहिबिशन होता है, ठीक है। आगे समझिए, इनहिबिटर होते हैं कुछ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या होते हैं कि वो सबस्ट्रेट के जैसे ही दिख रहे हैं और वो जाके सबस्ट्रेट से पहले एंजाइम से बाइंड कर गए। अब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा ही नहीं, कौन जाके बाइंड कर गया? इनहिबिटर। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? मेलोनेट। मेलोनेट बाइंड कर जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ और उसको कॉम्पिटेटिव इनहिबिट करता है, राइट। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल भी हो गया यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया किसका? हमने यहाँ पे डिस्कशन किया इनहिबिटर का। अब इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्लासेस ऑफ एंजाइम। एंजाइम की क्लासेस क्या होती है, राइट। तो एक चीज समझो, एंजाइम को क्लासिफाई करने के लिए एंजाइम कमीशन है, राइट। और एंजाइम कमीशन ने 6 क्लास ऑफ एंजाइम मेंशन किए हैं। एंजाइम की 6 क्लास मेंशन किया। हालांकि रिसेंटली इन द ईयर 2006 एक 7वीं क्लास भी ऐड हुई है, बट वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैं 6 ही बताऊंगा। याद करने का तरीका समझ लो, 6 क्लास ऑफ एंजाइम कौन कौन सी है? OTH, LIL। OTH बोले तो अदर आर लिटिल, आई एम ग्रेट। अदर आर लिटिल मतलब OTH का अदर का OTH उठाओ, लिटिल का LIL उठाओ, अदर आर लिटिल, आई एम ग्रेट। कौन कौन सी क्लासेस हैं? क्लासेस समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहली क्लास OTH LI, हाँ एक बात और समझ लो, OTH LIL ऑर्डर में है। O बदले तो एंजाइम कमीशन 1, या एंजाइम की क्लास जो है पहली है। T बोले तो सेकंड है, H बोले तो थर्ड है। ये ऑर्डर ही है, बिना इसको ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। इस ऑर्डर पे भी क्वेश्चन बनता है, राइट। तो पहली क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज वो रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व होगी, साथ के साथ समझते जाओ, राइट। टी बोले तो ट्रांसफरेज, जहां पे फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर किया जा रहा हो। एच बोले तो हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज में क्या होता है? जहां पे वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा हो, राइट। बॉन्ड ब्रेक हो रही है, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड ही ब्रेक हो रही है वाटर वाले कंडीशन में, राइट, वाटर के इन्वॉल्वमेंट के साथ, तो हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट देखो OTH हो गया। एल देखो, पहले लाइएज आएगा ब्रेक करने वाला। लाइएज क्या करता है? बॉन्ड को ब्रेक करेगा विदाउट रिलीज और इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर, राइट। तो ये लाइएज हो गया। फिर आता है आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या करते हैं? स्ट्रक्चर में चेंज कर लेके आते हैं। बॉन्ड चेंज कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर में ही चेंज लेके आ रहे हैं। बॉन्ड बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं होगी, यहाँ पे आइसोमराइजेशन होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आइसोमरेज। देन LIL, लास्ट एल बोले तो लाइएज, जो लाइगेशन का काम करता है, बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है। तो ये हमने 6 क्लास ऑफ एंजाइम देखी। दे आर कॉल्ड एंजाइम कमीशन 1 2 3 4 5 6 क्लासेस है। और लास्ट एक होती है ट्रांसलोकेज की क्लास, शायद 7वीं है, 2006 में इन्वॉल्व की गई थी इसी एंजाइम कमीशन में। हालांकि आपको 6 तक ही पढ़ना है। सो दिस इज अबाउट क्लासेस ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अब कोफैक्टर की। तो अब यहां पे समझो कोफैक्टर क्या होते हैं। पहले बहुत बेसिक सी चीजें समझो और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कोफैक्टर के बारे में। देखो, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम आप ध्यान से समझो, एंजाइम 2 तरीके के होते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। कंपाउंड बोलो या कॉम्प्लेक्स बोलो, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। सिंपल जहां पे सिर्फ प्रोटीन पार्ट इन्वॉल्व है, या इनको कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, राइट। तो सिंपल और कॉन्जुगेट, सिंपल जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट है। कॉन्जुगेट वाले क्या होते हैं? जिसमें प्रोटीन पार्ट हो और एक नॉन प्रोटीन पार्ट हो। अच्छा, 50% एंजाइम सिंपल तरीके के मिलेंगे आपको, 50% एंजाइम कैसे मिलेंगे? कॉन्जुगेट मिलेंगे। कॉन्जुगेट एंजाइम में आप क्या देखोगे कि यहां पे आप क्या देखोगे? प्रोटीन पार्ट भी है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। 2 पार्ट है, प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट कहलाता है एपो एंजाइम, और जो बचा हुआ ये क्या कहलाता है? नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाता है कोफैक्टर।
राइट, इसी को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। और दोनों को मिला दो, कोफैक्टर और एपो एंजाइम को, तो होलो एंजाइम बोलेंगे। अब इस कोफैक्टर को समझो। कोफैक्टर दो टाइप का हो सकता है, ऑर्गेनिक नेचर हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक अगर है तो कोएंजाइम बोलोगे, राइट। इनऑर्गेनिक में उसका नेचर मेटालाइन हो सकता है। अगर ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक अगर टाइटली बाइंड है तो आप इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलोगे। लूजली बाउंड है, लूजली बाउंड अगर है तो आप इसको क्या बोलोगे, लूजली बाउंड में अलग अलग नाम हो जाते हैं यहाँ पे, राइट। जैसे यहाँ पे कोएंजाइम वर्ड यूज करोगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम होगा। यहाँ पे मेटल वाले केस में या इनऑर्गेनिक वाले केस में मेटल कंटेनिंग एंजाइम होते हैं, मेटल रिक्वायरिंग एंजाइम होते हैं। आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ और धीरे धीरे समझो चीजों को। देखो कोफैक्टर क्या है भाई, वो सारे फैक्टर जो नॉन प्रोटीन नेचर के हैं, राइट। इसमें से कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम एक्चुअली ऑर्गेनिक नेचर के हैं। किस नेचर के हैं, ऑर्गेनिक नेचर के। कोएंजाइम का ही एग्जांपल है एनएडी, एफएडी। एक्चुअली विटामिन जो होती हैं वो कोएंजाइम की तरह ही काम करती हैं। मेटालाइन कंटेनिंग में आप देखोगे कुछ जिंक कंटेनिंग होते हैं, राइट, जिंक कंटेनिंग एंजाइम है, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंजाइम है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, मेटालाइन कंटेनिंग। तो इस तरीके से आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस चैप्टर में काफी सारी चीजें सीखी होंगी। मैं दोबारा से एक बार रिकैप कराता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले एनालिसिस करके देखी, हमने क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के रेस्पेक्ट में चीज़ों को देखा, हमने बायोमोलिक्यूल को समझा, फिर हमने यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने यहाँ पे प्रोटीन्स को, अमाइनो एसिड, फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर को देखा, देन हमने लिपिड की बात की, न्यूक्लिक एसिड की बात की, कार्बोहाइड्रेट की बात की, एंड फाइनली हमने ये एंजाइम के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया। और आज का ये सेशन यहाँ पे एंड अप होता है, ठीक है। लास्ट में कुछ बातें और बताना चाहूंगा बच्चों। 1 महीना बचा हुआ है, जबरदस्त जम के तैयारी कर लो और एग्जाम में फिर एक रिग्रेट मत रखना कि मैंने तैयारी नहीं की, मैंने अपने पूरा एफर्ट नहीं डाला। समझ रहे हो इस चीज को, फुल एफर्ट के साथ तैयारी करो बच्चों, और जीत आपकी पक्की है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जुड़े रहिए इसी तरीके से संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आपका इतना सारा प्यार देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।